कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसमें जो भी एग्जामिनेशंस हैं तो उसमें एक मॉडर्न इंडिया का अपना एक बहुत बड़ा भूमिका उसमें है। और उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग को जो एक पार्ट जो हम स्टार्ट करके जा रहे हैं उसमें जो शुरुआत है जो भारत में यूरोपियंस का आगमन। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये भारत की भौगोलिक दशा ऐसी क्या थी या क्या ऐसी चीज़ें थी जिसके चलते भारत में प्राचीन काल से लेके आज तक अभी तक बड़े पैमाने पर विदेशियों का रुझान रहा या आगमन रहा या व्यापार के लिए रहा। ऐसा क्या रुझान था। तो हम शुरुआत से देखते हैं कि जो प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कि भारत का जो संबंध था सबसे बड़े पैमाने पर वह मेसोपोटामिया के साथ था। और भारत का उस समय कई देशों के साथ संबंध था और बड़े पैमाने पर आयात निर्यात के जो भी प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं उसमें बाह्य व्यापार स्थलीय मार्ग से जल मार्ग से दोनों हमें दिखाई देता है। फिर हमको वैदिक काल में अगर जाएं तो पता चला कि आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। तो ये आर्य आए कहाँ से थे। फिर पता चला कि ये लोग मध्य एशिया के क्षेत्रों से भारत में आगमन हुआ था, जो अनुमान लगाया जाता है। फिर भारत में अगर उसके बाद से देखें तो धीरे धीरे करके एक राष्ट्र का रूप लिया, एक देश का रूप लेना शुरू कर दिया। 6ठी शताब्दी के आते आते महाजनपदों का उदय का काल माना जाता है और इस दरमियान में 16 महाजनपद हमें दिखाई देते हैं। और इसी दौरान भारत पर 2 बाह्य आक्रमण होते हैं। तो उस क्रम में पहला आक्रमण जो होता है वो अरब का आक्रमण होता है, जो फारस के क्षेत्रों से आक्रमण होता है डेरियस के रूप में। अरब का आक्रमण बाद में होता है। तो पहला जो पारसी का आक्रमण होता है वो पहला भारत पर विदेशी आक्रमण माना जाता है। फिर उसके बाद से देखें तो यूनानी आक्रमण होता है भारत पे सिकंदर के नेतृत्व में। फिर भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है, मगध साम्राज्य। और इसी मगध साम्राज्य का एक अंतिम विस्तार या एक बड़ा रूप हमें मौर्य साम्राज्य के रूप में दिखाई देता है। फिर मौर्यों के पतन के साथ ही भारत में तमाम विदेशी शक्तियों का आगमन शुरू होता है। उस क्रम में भारत पर पुनः यूनानी, शक से लेकर पर्थियन, आगे चलकर कुषाण और फिर कई शक्तियों का आगमन प्रारंभ होता है भारत में। फिर उनके द्वारा राज्य स्थापित किए जाते हैं। उस राज्य की स्थापना के साथ साथ उनका विस्तार भी होता है, उत्थान पतन की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इसके बाद देखें तो गुप्त साम्राज्य आता है और गुप्त साम्राज्य में फिर हुणों का आक्रमण होता है। इसके बाद एक बड़े आक्रमण के रूप में 712 में अरबों का आक्रमण सिंध पर होता है। फिर अरब आक्रमण के बाद से भारत पर तुर्कों का आक्रमण शुरू होता है, जिसमें तुर्कों के द्वारा जो आक्रमण प्रारंभ किए जाते हैं तो सुबुतगिन से लेकर मोहम्मद गजनवी, गोरी, ये क्रम लगातार चलता रहता है। फिर भारत में अगर देखें तो उस समय गुलाम वंश की स्थापना होती है और सल्तनत काल का प्रारंभ होता है। और विदेशी जो सत्ता होती है वो बड़े पैमाने पर प्रभावी इस दौर में होती है। फिर अंतोगत्वा अफगान से लेकर मंगोल से लेकर और बड़े पैमाने पर सफल होते हैं। फिर मुगलों के द्वारा एक बहुत विशाल सत्ता की स्थापना होती है। और जिस समय अकबर का काल था उस समय पूरे विश्व में उतना बड़ा साम्राज्य उस दौर में किसी का नहीं था जितना बड़ा साम्राज्य अकबर के द्वारा समय में स्थापित जो हुआ था। फिर मुगलों का पतन होता है। अब स्थिति ये होती है कि यहाँ पे एक तरफ से क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं। इस क्षेत्रीय शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति मराठा है और दूसरी तरफ अगर देखें तो मुगल काल से ही भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन शुरू हो जाता है। वैसे भारत में पहली यूरोपियन शक्ति के रूप में यूनानी थे, जो पहली यूरोपियन शक्ति थे।
लेकिन इस आधुनिक काल में जो यूरोपियन शक्ति की स्थापना होती है भारत में और इनका प्रवेश होता है, तो आखिर कारण क्या था कि यूरोप भारत में अपना साम्राज्य बनाना चाहता था या इस दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव कायम करना चाहता था? उन लोगों को, यूरोपियंस को, जो अफ्रीकी जो देश थे या क्षेत्र थे, वहाँ से 2-3 चीज़ें बड़े पैमाने पर प्रभावित होती थी, जिसमें एक चीज़ जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, जो था गुलाम। उनको गुलामों की प्राप्ति वहाँ से होती थी। साथ ही सोना, हाथी के दांत की बने वस्तुएं और बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। अब भारत का पता उनको कैसे चला, किस रूप में चला? तो प्राचीन काल से अगर देख रहे हैं तो चूंकि यूनान अपने आप में यूरोप में सबसे वर्चस्व वाला देश था और उसके पास उस दौर में यूनानी इतिहासकार के द्वारा एशियाई क्षेत्रों के बारे में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई गई थी, खासकर हिंद महासागर के क्षेत्रों में। और उस दौर से लेकर ये हमेशा होता था कि आखिरकार अरब के पास ये वस्तुएं क्यों आती हैं, क्योंकि यूरोप की पहुंच जो थी वह अफ्रीकी देशों तक थी और भारतीय वस्तुएं अरब तक हो जाती थी, और अरब से क्या था, फिर ये वस्तुएं निकलकर यूरोप तक पहुंचती थी। तो उनको ये लगता था कि ये वस्तुएं आखिर पहुंचती हमारे पास कैसे, इसका अंतिम स्रोत कहाँ पे है। इसमें कई प्रयास किए गए यूरोप के द्वारा। अंतोगत्वा ये लगा कि स्थल मार्ग से जो भी प्रयास पहुंचने तक का था, तो उसमें एक सिकंदर का सबसे बड़ा प्रयास था। लेकिन स्थल मार्ग में अवरोध बहुत थे। अवरोध का मतलब ये था कि जो भी क्षेत्रीय राज्य थे या जो भी राज्य थे, कबीले थे, तो सबको पार करने के लिए उसको जीतना पड़ता था। सिकंदर आरवेला के युद्ध में 331 ईसा पूर्व में पूरे अरब क्षेत्र को एक लगभग उस पर अपना कब्जा कर चुका था, और कब्जा करने के बाद तब वो भारतीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ा और अंतिम रूप से वो ब्यास नदी के तट तक पहुंच सका। खैर, वो जो भी कंडीशंस रहा, लेकिन उसका आक्रमण जो था भारतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सका, और फिर कालांतर में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो कुछ समय के लिए फिर भारत जो था अपने आप में एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित हो चुका था। लेकिन इस दौर में परिस्थितियां बहुत अलग ढंग की थी, नए नए जगहों की खोज हो रहे थे। तो ये जो काल था, वो जो ज्योग्राफी का डार्क एज था, वो डार्क एज से बाहर निकला हुआ काल था। इस समय अब लोगों को ये था कि पृथ्वी गोल है और कहीं भी जाने के लिए सामुद्रिक मार्गों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा। मैगलन के द्वारा पूरे पृथ्वी को चक्कर लगाने के बाद जल मार्ग से ये हो गया कि हाँ, पृथ्वी की भौगोलिक दशा का बहुत कुछ उससे पता चला। साथ ही साथ उस समय टॉलमी से लेके और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका जो ये रुझान था कहीं ना कहीं से कि आखिरकार जो पृथ्वी का मानचित्र है, उस मानचित्र में हम चूंकि जल मार्ग से कहाँ तक जा सकते हैं, और संसाधनों के आधार पर इसका एक आकलन किया गया। इस आकलन का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उस दौर में एनेक्सीमेंडर के द्वारा मानचित्र बनाया गया, फिर भारतीय क्षेत्र का मानचित्र एनाविले के द्वारा बनाया गया। इसी क्रम में बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे चीन की खोज, अमेरिका की खोज, तो ऐसे खोज किए जाने लगे, प्रशांत महासागर की खोज, तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्षेत्रों की खोज किए जाने लगे। और इस खोज के बाद जो एक कंडीशन ये बना कि वहाँ तक हमें कैसे पहुँचना है। अब कैसे पहुँचना है, इन चीज़ों को लेकर जो भी प्रयास थे कि जल मार्गों के माध्यम से पहुँचे, तो उस समय तक मानसून के बारे में, जलधाराओं के बारे में, या सागरीय पृष्ठभूमि में जो कुछ बदलाव होते हैं उनसे कैसे, दिशा सूचक यंत्र जो था वो हेनरी के द्वारा जो उस समय स्पेन में जो आविष्कार कराया गया था, तो ये सारी चीज़ें क्या थी कि एक समुद्रिक जल यात्रा के लिए एक अनुकूल माहौल माना चुकी थी। फिर भी उस दौरान भारत की खोज के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन अंतिम रूप से सफलता वास्को डी गामा को प्राप्त हुई। इसके पहले जो इसकी पूर्व की सफलता थी, जो केप ऑफ गुड होप
तक पहुंचने में बार्थोलोमेव डियाज कामयाब हुआ था। तो केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच चुके थे, अब वहां से भारतीय भूमि तक पहुंचना था। इसी दौरान 14 मई 1498 को वास्को डी गामा केरल में कालीकट के तट पे पहुंचा। इस यात्रा में उसका जो मुख्य सहयोगी था एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, इसका नाम अब्दुल मनीद था। और यही अब्दुल मनीद के मदद से वह कालीकट के तट पे पहुंचा। वहां के हिंदू शासक जेमुरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया और जो कुछ वस्तुएं मिर्च मसाले जो लेकर ये वापस लौटा तो उसे 60 गुने दामों पे लेकर यूरोप में बेचा और यहीं से प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई। और इस प्रतिस्पर्धा ने क्या था कि तमाम यूरोपियन शक्तियों को अपनी तरफ मोड़ने का काम करने लगा। परिणाम यह था कि दूसरी बार का जो अभियान था वह पेड्रो अल्ब्रेच कैब्रॉल के द्वारा किया गया। कैब्रॉल भी भारत आया, फिर कैब्रॉल के बाद पुनः वास्को डी गामा भारत आया और अब आने के बाद से पहला एक केंद्र बनाया गया। जो केंद्र बनाया गया, उसी केंद्र के बनाए जाने के बाद हमें यह पता नहीं था कि आने वाले समय में ऐसे ही छोटे छोटे केंद्र पूरे भारत को गुलामी की जंजीर में बांध देंगे। वास्को डी गामा के द्वारा इस केंद्र बनाए जाने के बाद जो कोचीन के पास बनाया गया था, पुनः अब पुर्तगालियों के द्वारा यह सोचा गया कि क्यों न भारत में एक अपना उपनिवेश स्थापित किया जाए। वो हो भले व्यापारिक केंद्र के रूप में, लेकिन एक उपनिवेश की स्थापना की जाए। चूंकि जल शक्ति में ये लोग सबल थे, परिणाम ये था कि 1505 में इन क्षेत्रों का एक गवर्नर बनाया गया, पुर्तगीज गवर्नर, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। डी अल्मेडा आने के साथ ही पुर्तगाली प्रभाव को भारतीय क्षेत्रों में चाहे एशियाई क्षेत्रों में स्थापित करने में बड़े पैमाने पर सफलता अर्जित की। उसके द्वारा एक नीति चलाई गई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। यह नीले जल पानी की नीति जो थी, एक तरह से पुर्तगाली उपनिवेश का विस्तार करना था और ये विस्तार में वो हद तक कामयाब भी रहा। इस दौरान अरब की शक्ति, गुजरात भारतीय शक्ति या मिस्र की शक्ति के द्वारा संयुक्त प्रयास किया गया कि पुर्तगालियों को यहां से समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अरबी व्यापारियों को उठाना पड़ रहा था और अरब व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस दौरान 2 युद्ध हुए संयुक्त, जिसमें एक तरफ अरब, मिस्र और भारतीय शक्ति के रूप में गुजरात की शक्ति थी। लेकिन ये दोनों युद्ध पुर्तगालियों के पक्ष में रहे। हालांकि अल्मेडा को अपने इसमें पुत्र को गंवाना पड़ा, फिर भी इस जीत ने उसके हौसले को और बढ़ा दिया। और इस क्रम में क्या था कि उसने अब 2 अन्य व्यवस्थाओं को लागू किया, एक कार्टेज व्यवस्था और दूसरा काफिला व्यवस्था। कार्टेज व्यवस्था ये था कि किसी न किसी रूप में एक प्रमाण पत्र चाहिए था व्यापारिक जहाजों को, कि हम बिना प्रमाण पत्र के ये जो जहाज हैं वो हिंद महासागर के क्षेत्रों से वो नहीं गुजर सकते थे। ये बात जान के आश्चर्य होगा कि उस समय मुगल एम्पायर अपने चरम पे था। लेकिन इस दौर में अगर देखें, यानी उस दौर में जब अकबर का काल था, अकबर के समय में भी मुगल जहाजों को कार्टेज यानी परमिट लेना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी, क्योंकि हमेशा जो एशियाई देश थे वो कभी भी जलीय शक्ति पर पूरा का पूरा वो फोकस नहीं कर पाया। अगर भारतीय शासक अगर जलीय शक्ति पर फोकस किए होते तो आज के डेट में हो सकता था कि बहुत बड़ा एक साम्राज्य या उपनिवेश भारत के साथ जुड़ा होता उस दौर का। लेकिन जलीय शक्ति हमेशा
इन क्षेत्रों में कमजोर रहे और यूरोपियन की जलीय शक्ति हमेशा स्ट्रांग रही, हमेशा मजबूत रही। अब अल्मेडा के द्वारा क्या था कि कार्टेज व्यवस्था, काफिला व्यवस्था और यहाँ की जो क्षेत्रीय शक्तियाँ सभी जो हार चुकी थी, ये हिंद महासागर से जुड़ी जो बड़ी शक्तियाँ थी सबका हार पराभव हो चुका था। तो इस दौर में अब पुर्तगाली लोग अपने आप को सागर सम्राट या सागर का स्वामी कहने लगे। और इस दौरान क्या था कि अब पुर्तगाली जो कंपनी थी अब ये स्थापित हो और इसको एक नया आयाम अल्मेडा के द्वारा दे दिया गया। लेकिन बहुत कम समय में 1505 में उसका आगमन हुआ था और 1509 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अगला पुर्तगाली जो गवर्नर था उसका नाम अल्बुकर्क था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इस समय चरम विस्तार किया गया। पहली बार भारतीय क्षेत्र में स्थलीय भागों पर जो पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित किया गया वह अल्बुकर्क के काल में किया गया और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी गोवा पर पुर्तगाली नियंत्रण। 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया गया और इसी के साथ ही अब पुर्तगाली भारतीय स्थलीय क्षेत्रों पर प्रभावी होने लगे। चूंकि अल्बुकर्क के द्वारा इस दौर में अब अरब व्यापारियों के साथ बहुत ही वो क्रूरता से पेश आया और साथ ही साथ इसके समय में अब ये था कि हम अपने धर्म की स्थापना यहाँ पे कर सकें। इसी दौरान भारत में जो पहला चर्च स्थापित किया गया वो अल्बुकर्क के समय में ही स्थापित किया गया था। हालांकि भारत में पहला ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में पहली शताब्दी में सेंट जेवियर जो भारत आया था, हालांकि उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन पहली शताब्दी में गोल्डफोर्निस जो पर्थियन शासक था उसके समय में इसका आगमन हुआ था। लेकिन उसके बाद से फिर वैसा कोई विस्तार या धर्म के लिए कोई प्रचारक हमारे देश को नहीं आया। लेकिन इस समय कंडीशन ये था कि पहली बार चर्च की स्थापना की गई। चर्च की स्थापना के बाद धर्म न्यायालय की स्थापना की गई जिसे इंक्विजिशन नाम दिया गया। साथ ही साथ भारतीय स्त्रियों के साथ पुर्तगालियों के विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। घोड़ों के व्यापार को भी बहुत ज़्यादा बल दिया गया और यहाँ की क्षेत्रीय शक्तियों में उसने दक्षिण की एक महत्वपूर्ण शक्ति विजयनगर के साथ अपने बेहतर संबंध बनाए और इस बेहतर संबंध के क्रम में अब ये क्या था कि दक्षिण में एक दूसरे का सहयोग लेके और अपने साम्राज्य का विस्तार का काल प्रारंभ हो गया। अल्बुकर्क के समय में ही अगर आप देखें तो एक तरह से पुर्तगाली जो सत्ता थी वो वास्तविक रूप से भारत में स्थापित हो चुकी थी। लेकिन इसके मरने के बाद धीरे धीरे पुर्तगाली शक्ति अब सीमित होने लगी। उसका कुछ कारण था, क्योंकि इनका जो ध्यान था वह इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा के क्षेत्रों, मलक्का पे के क्षेत्रों या श्रीलंका पे में ज़्यादा इन्होंने रुचि दिखाई। और इस क्रम में जो धीरे धीरे क्या था कि शक्तियों का विषयांतर होना शुरू हो गया, क्योंकि डचों का प्रभाव अब इन क्षेत्रों में बढ़ने लगा था। और इसके बाद जो गवर्नर जनरल आए तो उसमें नीनो डे कुन्हा एक महत्वपूर्ण गवर्नर था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि पुर्तगालियों की राजधानी के रूप में 1530 में गोवा को चुना गया और यही गोवा अंतोगत्वा उनके अंत तक का एक निर्णय का सबसे बड़ा एक केंद्र बना रहा। साथ ही साथ इसके समय में बंगाल में हुगली
दीव में काठियावाड़ और मद्रास के क्षेत्रों में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की गई। वैसे एक बड़े क्षेत्र पर पहली बार वास्तविक स्थापना हालांकि अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था गोवा के विजय के बाद, लेकिन अल्मेडा के द्वारा दमन और दीव पर सबसे पहले अधिकार कर लिया गया था। जैसे मैंने बताने क्रम में आपको बताया था कि सबसे पहले अल्बुकर्क का, तो उससे पहले अल्मेडा के द्वारा दमन और दीव पर अधिकार किया जा चुका था। फिर यही नीनो डी कुनहा बाबर के दरबार में गया हुआ था और इसका उल्लेख बाबर अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में भी करता है। इसके बाद जोडो डी कोस्ट्रो ये पुर्तगाली क्षेत्रों का गवर्नर बना तथा इसके समय में चाउल द्वीप पर पुर्तगाली बस्तियां बसाई गई और साथ ही इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि बंबई पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, जो 1536 में मुंबई पर अधिकार पुर्तगालियों का हुआ था। अब पुर्तगाली जो थे कोरोमंडल समुद्री तट के मुसलीपट्टम, पुलिकट, जहां वस्त्र निर्माण का एक बड़ा केंद्र था, इन क्षेत्रों में भी उनका एक प्रभाव बड़े पैमाने पर कायम हो गया। सतगांव का जो क्षेत्र था वह पुर्तगाली फैक्ट्री खोलने की अनुमति वहाँ पर मिली, सतगांव और चटगांव में। और चटगांव बंदरगाह को पुर्तगाली जो थे वह महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। यह प्रश्न पूछ भी चुका है, तो लोग महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। आने वाले समय में पुर्तगालियों के द्वारा अकबर की अनुमति से हुगली में और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में पुर्तगाली कारखाने स्थापित कर दिए गए। इसके बाद लगभग हिंद महासागर के क्षेत्रों पर लगभग पूरा का पूरा प्रभाव इनका स्थापित हो गया। इसी क्रम में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो की गई सबसे पहले गोवा में की गई थी और यहाँ के जड़ी बूटियों, औषधियों, वनस्पतियों के बारे में एक वैधानिक ढंग से एक किताब का प्रकाशन भी सबसे पहले इसी गोवा से 1563 में प्रकाशित किया गया था। इसी क्रम में भारत में गोथुक शैली जो यूरोपियन शैली है स्थापत्य की, उसका प्रारंभ किया गया। यानी कि भारत में इंडो इस्लामिक, उसके पहले नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली के साथ साथ अब ये नया जो एक स्थापत्य का जो प्रकार था, जो शैली था, वो गोथुक कला का प्रारंभ इस दौर में स्टार्ट हो गया। साथ ही जबकि एक फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम अल्फांसो डिसूजा था, उसके साथ एक ईसाई संत जो आया था उसका नाम फ्रांसिस जेवियर था। हालांकि क्रिश्चियन धर्म के धर्मगुरु के रूप में अकबर के दरबार में सबसे पहले जाने वाले दो व्यक्ति थे जिनका नाम एकावीवा और मानसरेट था। तो यह बात ध्यान में रखें कि एकावीवा और मानसरेट जो थे वो अकबर के दरबार में जाने वाले सबसे पहले ईसाई संत थे, जबकि अल्फांसो डिसूजा के साथ जो प्रसिद्ध फ्रांसिस जो संत आए थे उनका नाम जो था फ्रांसिस्को जेवियर था। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों का जो सबसे ज़्यादा जो काली मिर्च का जो निर्यात करते थे यहाँ से, चाहे लेके जाते थे, वह कोंकण तट से लेके जाते थे सबसे ज़्यादा। पुर्तगालियों ने एक बहुत बड़ा चेंज ये दिया कि उन्होंने वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया, बल्कि वहाँ से बहुमूल्य रत्न या सोने चांदी के माध्यम से यहाँ पे व्यापार को बढ़ावा दिया और यहाँ से बाकी चीज़ों को लेके जाते थे, उसके बदले में वो इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। उस समय उनकी जो मुद्रा का नाम था क्रूजेट था और उस समय करीब 2.25 लाख क्रूजेट का उपयोग यहाँ से वस्तुओं को ले जाने के लिए किया जाता था। अब पुर्तगालियों के आगमन से अगर आप देखें तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या पड़ा हम लोग के यहाँ, तो हम लोग के यहाँ कुछ चीज़ों की शुरुआत हुई।
जिसमें पहली बार यूरोपियन सत्ता की जो स्थापना थी, चाहे यूरोपियन जो प्रभाव था, वो भारतीय क्षेत्रों में स्थापित हुआ। गोथुक शैली का प्रारंभ हुआ। पहली बार चर्च की स्थापना हुई। साथ ही साथ देखें तो तंबाकू की खेती का प्रारंभ पुर्तगालियों की देन मानी जाती है, जिसकी सबसे पहली खेती सूरत में की गई थी। इसके अलावा कई प्रकार के फल या पेड़ पौधों की जो शुरुआत थी वो भारत में की गई, जैसे अमरूद, जैसे अनानास, केला, पपीता, नाशपाती, ये बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पुर्तगालियों की देन थी, जो भारत में उसके बाद से शुरुआत हो गई। जैसे कि अरबों के आगमन से जो भारत में जो शुरुआत हुआ, तो जैसे खजूर की खेती शुरू हुई थी और ऊंट पालन की बड़े पैमाने पर शुरुआत हो गई। ठीक ऐसे ही शक कुषाण का भी देन माना जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसी तरह से पुर्तगालियों के समय से जो ये चीज़ें थीं, तो इसे मुख्य रूप से अगर आपको कुछ जो क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आपको याद रखना हो तो कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि वास्को डी गामा, कालीकट, जमरिन के द्वारा स्वागत। दूसरा चीज, अब्दुल मनीद की सहायता से जो गुजराती पथ प्रदर्शक था वह भारत में आया था। पहली बार जो केंद्र बनाया गया कोचीन के पास, फिर कन्नूर को बनाया गया और गोवा को अंतिम रूप से राजधानी बनाया गया 1530 में। पहली बार जो अधिकार करता है वह दमन और दीव पर डी अल्मेडा के द्वारा अधिकार होता है। फिर गोवा की विजय की जाती है, फिर बंबई पर अधिकार होता है। कई जगह पुर्तगीज बस्तियां बसाई जाती हैं। चटगांव को लोग महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो कोंकण तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का व्यापार किया जाता था। इसके अलावा जो फ्रांसिस जेवियर जो संत था, वह अल्फांसो डिसूजा के साथ आया हुआ था। नीनो डी कुनाहा बाबर के दरबार में गया था, या बाबर के जो उसके आत्मकथा तुजु के बाबरी, उसमें उसका उल्लेख मिलता है। गोथुक शैली की शुरुआत के साथ साथ स्थापत्य के क्षेत्र में पहली बार भारत में चर्च की स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की जाती है। उससे पहली प्रति बाइबल की छापी जाती है, तथा औषधियों पर बहुत सारे ऐसे चीज़ जो इकट्ठा करके किताब निकाली जाती है। तो इस प्रकार पुर्तगालियों की जो देन है, जो कुछ इम्पैक्ट था, वो आगे तक भारत में प्रभावी रहा। लेकिन इस पुर्तगाली शक्ति के पतन होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि डचों का आगमन। और डचों ने क्या किया कि पहले बाहरी क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया और वहाँ खुद शक्तिशाली बने। उस दौर में पुर्तगाली धीरे धीरे करके सीमित होने लगे और अंतिम रूप से पुर्तगालियों का जो था वो अंग्रेजों के साथ स्वालिक युद्ध में इनकी अंतिम रूप से हार हुई और उसी के बाद से इसका समापन माना जाता है। तो पुर्तगालियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 4 जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, वास्तविक संस्थापक, डी अल्मेडा, ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेस, काफिला, अल्बुकर्क, गोवा की विजय, छापखाना, कोंकण बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह, पुर्तगाली बस्तियां, बंबई पर अधिकार, गोथुक शैली, चर्च की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, तंबाकू की शुरुआत। इतना आपके अगर दिमाग में है तो पुर्तगाली से हो सकता है कि आने वाला जो प्रश्न है आप उसको बेहतर रूप से सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग इसको क्रॉस करने के लिए जब भी है तो आपको जहाँ भी आपको दिक्कत होता है तो उसके लिए आप उस पर कमेंट में लिख सकते हैं कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, चाहे इसको दोबारा हमको रिपीट करना होगा, उसी के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। धन्यवाद।